Hello everyone, welcome back to the channel. In this series on ratio proportion variation, हम रेशियो ऑलरेडी देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में. आज हम देखने वाले हैं, पहले रेशियोज कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम कवर करने वाले हैं वेरिएशंस. ठीक है, तो बेसिक्स भी कवर करेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे फॉर बोथ प्रपोर्शन एंड वेरिएशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद प्रपोर्शंस. तो अब प्रपोर्शन है क्या? शायद मैंने पिछले वीडियो में वर्ड यूज भी किया था प्रपोर्शन एक आध बार. तो प्रपोर्शन होता है जब भी दो रेशोज बराबर हो तो दे आर सेड टू बी इन सेम प्रपोर्शन. एज सिंपल एज दैट. अगर दो रेशोज बराबर हैं, इफ a अपॉन बी इज इक्वल टू c अपॉन डी, तो हम बोलेंगे कि ये दो रेशो सेम प्रपोर्शन में हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं a अपॉन बी इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, तो प्रपोर्शन का मतलब होता है कि a और b में जो रिलेशन है वही रिलेशन है 2 और 3 में. ठीक है, तो यहां हम बोलते हैं कि a का प्रपोर्शन कितना है? 2. a का पार्ट कितना है? प्रपोर्शन मतलब पार्ट, सम पोर्शन. सो a का पोर्शन कितना है? 2 और b का पोर्शन कितना है? 3 है. राइट? तो a's proportion is 2, b's proportion is 3. तो अब जब आपसे बोला जाए a b इज इक्वल टू सी डी, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो इसको हम बोलते हैं a b c d आर इन प्रपोर्शन. तो जब 4 टर्म्स प्रपोर्शन में बोला जाए आपको, व्हेन 4 टर्म्स आर इन प्रपोर्शन, तो हम बोलेंगे इफ ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन, इट मीन्स कि ए और बी का जो रेशियो है, पहले दो टर्म्स का जो रेशियो है वही रेशियो होगा बाद के दो टर्म्स का. ठीक है, यहां पर a इज कॉल्ड द फर्स्ट प्रपोर्शन, b सेकेंड है, c थर्ड है और d फोर्थ है. एंड स्पेसिफिकली a एंड d आर द एक्सट्रीम प्रपोर्शंस, b एंड c आर द मीन प्रपोर्शंस. हालांकि इन चीजों का कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है, कोई टर्मिनोलॉजी तो नहीं पूछता है. ठीक है, अब इतना ध्यान रखना, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मीन प्रपोर्शन. वो तो सिंपल सी चीज है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हो जाता है. ठीक है, तो ये है बेसिक डेफिनेशन या बेसिक्स ऑफ प्रपोर्शंस. अब इसमें एक चीज और आती है, कंटीन्यूअस प्रपोर्शन. क्या होता है कंटीन्यूअस प्रपोर्शन? देखते हैं. अच्छा, बिफोर कंटीन्यूअस प्रपोर्शन कुछ एग्जांपल देख लेते हैं. फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ 2, 4 एंड 8. तो 2, 4 और 8 का फोर्थ प्रपोर्शन मान लो कि x है. तो अगर 2, 4, 8x सेम प्रपोर्शन में है, तो इससे समझ में आता है कि पहले दो का जो रेशियो है ना, वही रेशियो होगा बाद के दो नंबर्स का. 2 अपॉन 4 विल बी इक्वल टू 8 अपॉन x. सीक्वेंस मैटर करता है. अभी क्यों मैटर करता है समझेंगे अभी इसको. तो यहां से सिंप्लीफाई करेंगे, 8 जाएगा 2 से 4 टाइम्स, 4 इंटू 4 इज 16. तो x की वैल्यू कितना आ गई? 16 आ गई. तो 2, 4, 8 का जो फोर्थ प्रपोर्शन है वो होता है 16. ठीक है, चलो अब वही बात करते हैं फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ 8, 4 एंड 2. देखो सीक्वेंस चेंज हो गया. अब सीक्वेंस चेंज हो गया तो क्या आंसर चेंज होगा या सेम रहेगा? क्या लगता है? एक बार पॉज करो वीडियो और सोचो कि आंसर सेम आएगा या डिफरेंट आएगा. चलो देखते हैं. तो 8, 4 और 2 का फोर्थ प्रपोर्शन हम मान लेते हैं x होगा. तो यहां हम बोलेंगे पहले दो का जो रेशियो है वही बाद के दो का रेशियो है. तो 8 जाएगा 2 से 4 टाइम्स, 4 4 कैंसिल्स आउट, 1 अपॉन 1 आ गया. तो 1 अपॉन 1 इज 1 अपॉन x. तो x इंटू 1 x इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1. यहां से x की वैल्यू 1 आ रही है और यहां से x की वैल्यू 16 आ रही है. तो ऑब्वियसली वैल्यूज डिफरेंट आ रही हैं. तो सीक्वेंस मैटर करता है. 2, 4, 8 का फोर्थ प्रपोर्शन इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम 8, 4 एंड 2 का फोर्थ प्रपोर्शन. इस चीज का ध्यान रखना है अपने को. सीक्वेंस मैटर करता है. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कंटिन्यूअस प्रपोर्शन पे. अब कंटिन्यूअस प्रपोर्शन का क्या मतलब है? कंटिन्यूअस प्रपोर्शन का मतलब है कि a अपॉन बी इज इक्वल टू b अपॉन c. इसे बोलते हैं कंटिन्यूअस प्रपोर्शन. क्यों बोल रहे हैं कंटिन्यूअस प्रपोर्शन? b के कारण कंटिन्यूटी आ रही है. एक रेशो जिस वेरिएबल से या जिस नंबर से एंड हो रहा है, दूसरा रेशो उसी नंबर से शुरू हो रहा है, तो ये हो जाता है कंटिन्यूअस प्रपोर्शन. ठीक है, तो यहां पर अगेन a एंड c आर द एक्सट्रीम प्रपोर्शंस, b इज द मीन प्रपोर्शन. और यहां बोलते हैं a b c आर इन प्रपोर्शन. ठीक है, अगर आपको सिर्फ ये बोला जाए ना 3 नंबर्स प्रपोर्शन में है, तो बाय डिफॉल्ट ये समझ जाना कि ये जो 3 नंबर्स हैं ये कंटीन्यूअस प्रपोर्शन में होंगे. a और b पहले जो दो का रेशियो है वही होगा बाद के दो टर्म्स का रेशियो. ठीक है, चलो तो a c आर एक्सट्रीम, b इज द मीन प्रपोर्शन, a इंटू c विल बी इक्वल टू b इंटू b, यानी b का स्क्वायर. ये चीज हमें ध्यान रखनी है एज फार एज कंटीन्यूअस प्रपोर्शन इज कंसर्न. फाइन, आगे बढ़ते हैं. इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई. फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 1 एंड 2. तो 1, 2 का जो थर्ड प्रपोर्शन है उसको x मान लेते हैं.
तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 1/2 का जो रेशो है वही इक्वल होगा 2/x के रेशो के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 1 इंटू एक्स इज एक्स, 2 इंटू टू इज 4। तो x की वैल्यू कितना आ गई, 4 आ गई यहाँ पर। लेकिन यहीं अगर मैं सीक्वेंस चेंज कर दूं, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 2 and 1, तो 2 और 1 का थर्ड प्रोपोर्शन हम मान लेते हैं x होगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा 2/1 इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, और यहां पर अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू एक्स इज 1, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो यहां से x 1/2 आ रहा है और यहां से आ रहा है 4, तो डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। तो अगेन रिपीटिंग, सीक्वेंस मैटर करता है जब हम प्रपोर्शन की बात करते हैं तब। ठीक है, चलो, तो ये हो गए हमारे नॉर्मल प्रोपोर्शन एंड कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। अब इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं प्रोपोर्शन से रिलेटेड। तो ये प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा यूज नहीं होती हैं, तो आई विल क्विकली गो थ्रू दीज प्रॉपर्टीज। इफ a/b इज इक्वल टू c/d, तो पहली प्रॉपर्टी होती है ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो में हम क्या कर सकते हैं, a और d को इंटरचेंज कर दिया या c और b को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, तो ऑल्टरनेंडो में इफ a/b इज c/d, d/b विल ऑल्सो बी इक्वल टू c/a। a और d को इंटरचेंज किया पहले, तो d/b इज इक्वल टू c/a, या फिर b और c को इंटरचेंज कर सकते हो, तो a/c विल बी इक्वल टू b/d। ये दोनों चीजें ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट इज इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो मतलब ये इसके बराबर है तो इनके इनवर्स भी बराबर होंगे, तो b/a विल बी इक्वल टू d/c, दिस इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट यू हैव कॉम्पोनेंडो। इफ a/b इज इक्वल टू c/d, देन a प्लस b/b इज ऑल्सो इक्वल टू c प्लस d/d। कैसे आता है ये, सिंपल है, दोनों इक्वेशंस में +1 कर दो, a/b +1 कर दो, एलसीएम लोगे तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, यहां भी +1 कर दो, एलसीएम लोगे तो राइट हैंड साइड आ जाएगा। ठीक है, +1 करने की जगह अगर -1 करोगे तो क्या होगा, यहां पर डिविडेंडो मिल जाएगा। इफ a/b इज इक्वल टू c/d, देन a b/b इज ऑल्सो इक्वल टू c d/d। बहुत ज्यादा खास यूज होती नहीं है और ये स्कूल में पढ़ी हुई है हमने प्रॉपर्टीज, है ना, स्कूल में प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, ये देखे भी थे, कुछ थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स भी किए थे, बट उसके बाद शायद यूज नहीं किए होंगे इतना ये वाली प्रॉपर्टीज। इसमें एक लास्ट प्रॉपर्टी होती है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का कॉम्बिनेशन। तो इसको अगर आप इससे डिवाइड कर दोगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस, यू गेट a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी सिंपल प्रॉपर्टीज एज फार एज प्रपोर्शन इज कंसर्न। अब प्रपोर्शंस में एक जो ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उस पर आते हैं, बट बिफोर दैट ये जो अभी हमने प्रॉपर्टीज की उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। a/b is 2/1, then find the value of this expression। अब इसमें एक चीज तुम ये सिंपली कर सकते हो, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1 रख दो, या 2x और 1x रख दो, वो सॉल्व हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस हमने फर्स्ट वीडियो में किए हुए हैं ऑलरेडी। लेकिन सिंस अभी मैं ये प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहा हूँ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो वाली, तो इसको यूज करेंगे हम, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्या प्रॉपर्टी है हमारी, हमारी जो हमारी कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी कहती है इफ a/b is equal to c/d, then a plus b upon a minus b will be equal to c plus d upon c minus d। ठीक है, this is also true। फाइन, तो अब एक काम करते हैं, मुझे a/b तो दिया हुआ है 2/1, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछिए, a और b का क्यूब दिख रहा है, तो सबसे पहले मैं क्यूब कर देता हूं इस पूरी इक्वेशन का। तो लेफ्ट हैंड साइड का क्यूब करेंगे तो a³ अपॉन b³ मिलेगा, और राइट हैंड साइड का क्यूब करेंगे तो 2³ 8 अपॉन 1³ 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम यूज करते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कैसे यूज करेंगे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, ये रेशो को कंसिडर करो, a की जगह क्या है, a³ है, और b की जगह क्या है, b³ है, c की जगह 2 है और d की जगह 1 है। अब ये a और ये a³ अलग अलग चीज है, इसको चाहो तो आप ऐसा भी सोच सकते थे, इफ x अपॉन y इज इक्वल टू p अपॉन q, देन x प्लस y अपॉन x माइनस y इज p प्लस q अपॉन p माइनस q। तो p की जगह x की जगह आ गया a³, y की जगह आ गया b³, p की जगह आ गया 2, q की जगह आ गया 1। तो इफ दिस इज ट्रू,
देन वी विल हैव ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक्स प्लस वाई हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू पी प्लस क्यू की जगह आ जाएगा यहाँ पर कितना 8, अच्छा ये 8 था ना कि 2, ये 8 था, 8 प्लस 1 अपॉन 8 माइनस 1, तो ये कितना आ गया 9/7 आ गया। तो जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो कितना आ गया 9/7 आ जाता है। तो हालांकि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का ज्यादा आसान तरीका ये है कि सिंपली ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 1 पुट कर दो, सबकी पावर 3 है ना, तो कॉमन फैक्टर तो एलिमिनेट हो ही जाना है, वो ऑब्वियसली ज्यादा आसान तरीका है, बट अभी तो हम प्रॉपर्टी समझ रहे हैं इसीलिए मैंने इस तरीके से करके बताया आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप। गुड, तो अगेन यहां पर वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन ए अपॉन बी की वैल्यू क्या है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, बट मैं यहां पर इस पूरे टर्म को x मानते हैं, इस पूरे टर्म को y मानते हैं, ये हो गया p, ये हो गया q, तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू p अपॉन q, देयरफॉर x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई विल बी इक्वल टू p प्लस q अपॉन p माइनस q, ये हो जाएगा। ठीक है, अब समझ लो x क्या है, ये वाला एक्सप्रेशन, सो 3a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस है पहले, प्लस y है ये वाला टर्म, 3a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर अपॉन x माइनस वाई, x हो गया वही 3a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, यही x था ऊपर, माइनस y हो जाएगा जो कि है 3a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आएगा p प्लस क्यू यानी कि 37 प्लस 13 अपॉन p माइनस क्यू, बोले तो 37 माइनस 13 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना देखते हैं, तो प्लस 4b स्क्वायर और माइनस 4b स्क्वायर ऊपर कैंसिल आउट होगा, तो ऊपर बचेगा 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर यानी कि 6a स्क्वायर। डिनोमिनेटर में अगर तुम देखोगे तो प्लस 3a स्क्वायर और ये माइनस 3a स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, ये प्लस 4b स्क्वायर है, माइनस ऑफ माइनस ये प्लस 4b स्क्वायर यानी 8b स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू 37 और 13 मिलाकर ये हो गया 50 और 37 माइनस 13 हो जाएगा 24। ठीक है, अब 24 जाएगा 8 से कितना टाइम्स, 3 टाइम्स, ओके, 25 जाएगा 2 से 25 टाइम्स और ये जाएगा 2 से 3 टाइम्स, तो हमारे पास यहां से आता है, इस 3 को नीचे ले जाओ तो यहां बचेगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अपॉन 3 इंटू 3 इज 9, 25 अपॉन 9, और अब स्क्वायर रूट कर दो तो लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर रूट करोगे a अपॉन b आ जाएगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का स्क्वायर रूट करोगे 25 का स्क्वायर रूट होगा 5 और 9 का स्क्वायर रूट होगा 3, लेकिन स्क्वायर रूट किया है तो प्लस या माइनस आएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बताया नहीं कि पॉजिटिव होना चाहिए, ए बी नेगेटिव होना चाहिए, क्या है, तो मैं दोनों ही पॉसिबिलिटी ले लेता हूं, प्लस या माइनस दोनों ही आ सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो की प्रॉपर्टी। आई नो ये थोड़ा सा लंबा तरीका है, इस क्वेश्चन को करने का बेटर तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और वहां पर फिर ए और बी का रेशियो बहुत इजीली वैसे भी आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी किए हुए हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन। चलो, अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मैं बोल रहा था ना, ये वाली प्रॉपर्टी जो है कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, ऑल्टरनेंडो, ये सब उतना ज़्यादा यूज़ होती नहीं है। जो प्रॉपर्टी मेनली यूज़ होती है वो ये प्रॉपर्टी है। मेनली मतलब कि अगर कभी आती है, तो ये ऐसा नहीं है कि इसके क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, बट अगर यूज़ होती है तो ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेटिवली। क्या है ये प्रॉपर्टी, अगर दो या उससे ज़्यादा रेशियोज बराबर हैं, इफ 2 और मोर देन 2 रेशियोज आर इक्वल, then all these ratios will also be equal to sum of all the numerators upon sum of all the denominators। देखो यही है ना, न्यूमरेटर्स का सम a प्लस सी प्लस सी, डिनोमिनेटर्स का सम b प्लस डी प्लस एफ है, ये हो जाता है। तो क्या ध्यान रखना है यहाँ पर हमें, when 2 or more ratios are equal they are also equal to sum of all numerators upon sum of all denominators। ठीक है, कैसे आता है ये थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, क्योंकि इसमें आप बहुत सारे वेरिएशंस कर सकते हो। a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ, ये आपको दिया हुआ है, आपको प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू सम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन सम ऑफ डिनोमिनेटर्स, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं यहाँ पर, लेट्स से ऑल ऑफ दीज आर इक्वल टू के,
तो a अपॉन b इज इक्वल टू k, देयरफॉर a विल बी इक्वल टू b इंटू k. c अपॉन d इज इक्वल टू k, हेंस c इज इक्वल टू d इंटू k. e अपॉन f इज इक्वल टू k, तो e इज इक्वल टू f इंटू k. ये हमें मिल गया. अब इन तीनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे तो a प्लस सी प्लस ई आ जाएगा, और राइट हैंड साइड ऐड करेंगे तो बी के प्लस डी के प्लस एफ के आएगा. इसमें से हम k कॉमन लेंगे तो b प्लस डी प्लस एफ आएगा, और लेफ्ट हैंड साइड होगा a प्लस सी प्लस ई. b प्लस डी प्लस एफ नीचे लेके जाओ तो ये हो जाएगा a प्लस सी प्लस ई अपॉन b प्लस डी प्लस एफ इज इक्वल टू k. ये आ गई ना हमारे पास k की वैल्यू. तो ये k की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो प्रूव हो गया कि ये तीनों रेशियोज किसके बराबर है, सम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन सम ऑफ डिनोमिनेटर्स के बराबर है. ठीक है, पॉज कर लो वीडियो, अच्छे से समझ लो इस चीज को कैसे क्या आया, क्योंकि इसमें आप वेरिएशंस भी कर सकते हो. थोड़े वेरिएशंस कैसे आप पूछोगे, सर जरूरी है तीनों को ऐड करें? मैं सिर्फ इन दोनों को ऐड करूंगा. सिर्फ इन दोनों को ऐड करें तो क्या मिलेगा, a प्लस सी इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ b प्लस डी. तो k की वैल्यू तो सर ये भी आ जाएगी a प्लस सी अपॉन b प्लस डी. बिल्कुल सही है. सो ऑल दीज रेशियोज विल ऑल्सो बी इक्वल टू कितना, a प्लस सी अपॉन b प्लस डी. ये भी सही है, ये रेशियो भी इनके बराबर ही आएगा जब आप चेक करोगे. तो कोई और बोलेगा सर हो, चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से लिख देता हूँ, चला गया वो. तो a इज इक्वल टू बी के, c इज इक्वल टू डी के एंड e इज इक्वल टू एफ के था. हमारे पास रेशियोज थे a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू e अपॉन एफ. और ये हमने एक तो ये प्रूव कर ही दिया था कि a प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ के बराबर है. ये भी प्रूव कर दिया था कि सिर्फ दो रेशियो ले लो, ये दो या फिर ये दो या फिर ये दोनों ले लो तो वो भी चलेगा, a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी भी चलेगा. अब कोई और आया, उसने बोला सर जरूरी है ऐड करूं मैं तो सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, फिर क्या होगा. तो a माइनस सी इज इक्वल टू, ऊपर में से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट करोगे k कॉमन आएगा b माइनस डी. तो सर यहां से k की वैल्यू तो a माइनस सी अपॉन b माइनस डी भी आ गई, ये भी चलेगा. दिस इज ऑल्सो इक्वल टू a माइनस सी अपॉन b माइनस डी. तो आप किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशन कर सकते हो. कोई और आएगा बोलेगा सर मैं काम करता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं और ये सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये दोनों ऐड करके ये सब्ट्रैक्ट करूंगा. तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा लेफ्ट साइड में, प्लस 3c हो जाएगा और माइनस e ये हो जाएगा लेफ्ट साइड में. राइट साइड में k कॉमन लेंगे, बचेगा कोएफिशिएंट्स क्या, 2b प्लस 3d और ये हो जाएगा माइनस f. तो सर k की वैल्यू तो यहाँ पर 2a प्लस 3c माइनस e अपॉन 2b प्लस 3d माइनस f ये भी आ गई है. तो ये भी चलेगी. किसी भी तरीके से ये कॉम्बिनेशन बिठा लो, किसी को भी किसी भी इक्वेशन को 2 से 3 से 4 से 5 से मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, जो करना है कर सकते हो. बहुत सारे इसमें वेरिएशंस बन सकते हैं, बट जो स्टैंडर्ड है वो ये है, when 2 or more than 2 ratios are equal, they are also equal to sum of all numerators upon sum of all the denominators. ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप. तो इस पे बेस्ड एक एग्जाम्पल देखते हैं. बहुत प्यारा एग्जाम्पल है ये, है तो बहुत सिंपल सा, लेकिन इसमें जनरली एक कैट का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, कहीं ना कहीं बच्चे फंसते ही हैं इसमें. सो इफ दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, अगर मैं सिर्फ इतना कंसिडर करूं, हर रेशियो की वैल्यू r है, देन द वैल्यू ऑफ r इज व्हाट. तो r की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये हमें बताना है. तो आई जस्ट सॉ, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर एक जैसे ये रेशियो है a अपॉन बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू b अपॉन सी प्लस ए एंड दिस इज इक्वल टू c अपॉन a प्लस बी. ठीक है, if 2 or more than 2 ratios are equal, they are also equal to sum of all the numerators which is a plus b plus c upon sum of all the denominators which is, अब देखो जब ऐड करोगे तो b प्लस सी प्लस ए और a प्लस बी, a 2 बार ऐड होगा, c 2 बार और b 2 बार, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी. तो अब क्या करोगे यहाँ पर, फटाफट तुम बोलोगे सर ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये बचेगा 1/2. ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर. वेल यू आर करेक्ट, बट यू आर ओनली हाफ करेक्ट. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जितना इंफॉर्मेशन दिया है ना उसके हिसाब से हाफ
इज ओनली वन ऑफ द आंसर्स। इसका एक पॉसिबल आंसर और है। क्यों है एक और पॉसिबल आंसर, समझो यहां पर। अब दिक्कत ये हुई यहां पर कि हमने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी को कैंसिल आउट किया। नाउ यू कैन कैंसिल आउट अ फैक्टर ओनली इफ दैट फैक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, जीरो को जीरो से कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ, चैट बॉक्स में या जो भी है, कि जीरो को जीरो से कैंसिल आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते। एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कंसेप्ट है ये मैथ्स में, यू कैन नेवर डिवाइड बाय जीरो। ठीक है, यू कैन नेवर डिवाइड बाय जीरो। तो उसके कारण अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो नहीं है तो मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा और बोलूंगा कि आंसर क्या आ गया, 1/2 आ गया। ये हो गया मेरा केस 1। बट व्हाट इफ a प्लस बी प्लस सी जीरो, ये अगर जीरो हो जाएगा तो क्या अब तुम कैंसिल आउट कर पाओगे इसको, नहीं कर पाओगे कैंसिल आउट। तो फिर क्या करेंगे, अब सिंपल सी बात है भाई, अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो है तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, b प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, माइनस ए हो जाएगी। तो ये वाला उठा लो रेशो, a अपॉन बी प्लस सी, और b प्लस सी की जगह क्या रख दोगे यहां पर, माइनस ए। तो a कैंसिल आउट, ये आ गया -1। तो ये रेशो क्या था, r के बराबर था ना, तो r की वैल्यू यहां से क्या आ गई, -1 आ गई। तो ये भी r के बराबर था। तो r की मेरे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, 1/2 एंड -1। दो पॉसिबल वैल्यूज हैं r की यहां पर, 1/2 एंड -1, डिपेंडिंग ऑन वेदर a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू जीरो और इट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, चल तो अब अगर एक ये सिंपल सा एग्जांपल है, if a upon b, c upon d and e upon f is 2/3, then find a minus 2c plus 3f upon b minus 2d plus 3f। अब तुम्हें दिख रहा है, अगर तुमने जो मैंने ये लॉजिक बताया था ना, ये डिराइव करने का जो मैंने लॉजिक बताया था, उसके हिसाब से क्या करना है, बहुत सिंपल सी चीज है यहाँ पर। लेट्स से a अपॉन b इज 2/3, तो a की वैल्यू क्या होगी, 2/3 को मैं r मान लेता हूं अभी, तो r इंटू बी। सिमिलरली c बाई डी इज इक्वल टू r, तो c की वैल्यू हो जाएगी आर डी और e की वैल्यू हो जाएगी r इंटू एफ। अब तुम देखो यहाँ पर a और b का कोएफिशिएंट 1 है, तो इस इक्वेशन को एज इट इज रहने दो। ठीक है, c अपॉन d का कोएफिशिएंट क्या है, -2 है, c और d दोनों का। तो इस इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, और f ये होना चाहिए था, एक्चुअली e होना चाहिए था, ये दिस शुड हैव बीन e। ठीक है, तो e और f का कोएफिशिएंट 3 है, तो इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं और अब ऐड कर दूंगा तीनों इक्वेशंस को। अब तीनों को ऐड करेंगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा a प्लस -2c प्लस 3e, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये जब ऐड होंगे तो r तो कॉमन आएगा, अंदर बचेगा क्या, यहां तो बचेगा सिर्फ b, यहां बचेगा कितना, -2d, और यहां बचेगा कितना, +3f। ठीक है, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू r टाइम्स ऑफ दिस। तो यहां से इस पूरे से डिवाइड कर दो, तो a -2c प्लस 3e अपॉन b -2d प्लस 3f, इसकी वैल्यू कितना आ गई है, r आ गई है, और r क्या था, 2/3 था। तो यही चाहिए था ना, रिक्वायर्ड जो रेशो है, तो इसकी वैल्यू कितना आती है हमारे पास, 2/3 आ जाएगी। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रपोर्शंस यहां पर खत्म। और अब आगे बढ़ते हैं, आज के वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि है वेरिएशन। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है वेरिएशन। ठीक है, तो वेरिएशन को समझते हैं दो एग्जांपल से। लेट्स से x इज इक्वल टू 12 इंटू वाई, या फिर x इज इक्वल टू 12 अपॉन वाई। तो यहां पर जो है x डिपेंड कर रहा है y पे, y चेंज होगा तो x भी चेंज होगा। तो ये जो वेरिएशन है ना, वेरिएशन इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन x एंड चेंज इन y। y जिस तरीके से चेंज हो रहा है तो x में किस टाइप का चेंज आएगा, इसको हम बोलते हैं वेरिएशन। ठीक है, तो पहले यहां शुरू करते हैं, x इज इक्वल टू 12 इंटू वाई। अब y की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे यहां पर, तो 12 इंटू 1 x की वैल्यू आ जाएगी 12,
y की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो 12 इंटू 2 x कितना आ जाएगा 24, और y की वैल्यू रखेंगे 3 तो x आ जाएगा 12 इंटू 3 36 आ जाएगा। तो अब यहां पर लेट्स सी कि जो व्हाट हैपन, ये जो x चेंज हो रहा है और y में चेंज हो रहा है, इसमें कुछ रिलेशन है या नहीं। देखो 1 से 2 हो गया तो y कितना हो गया डबल, तो x 12 से 2 हो गया तो x भी क्या हो गया डबल हो गया, y डबल हो रहा है तो x भी डबल हो गया। फिर यहां पर देखो 1 से 3 हुआ अगर y यानी 3 टाइम्स हुआ तो x भी क्या हो गया 3 टाइम्स हो गया। तो यहां पर हम बोलते हैं कि द प्रोपोर्शनल चेंज इन x इज सेम एज द प्रोपोर्शनल चेंज इन y। y जितना टाइम्स हो रहा है x भी उतना ही टाइम्स हो रहा है, तो इस चीज को हम बोलते हैं x वेरीज डायरेक्टली विद y, या फिर x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y और x वेरीज डायरेक्टली विद y। और इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है। ये जो सिंबल है ये क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है। इसको हम पढ़ते हैं कैसा, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, इस तरीके से लिखा है तो इसको हम बोलते हैं x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो ये होता है डायरेक्ट वेरिएशन। अभी क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो धीरे धीरे आगे समझेंगे, बट अभी कंसेप्ट समझ लो क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, कि भाई एक वेरिएबल में जितना प्रोपोर्शनल चेंज है दूसरे में भी उतना ही प्रोपोर्शनल चेंज आएगा। लेकिन यही इस एग्जाम्पल आते हैं, इस एग्जाम्पल पर x इज इक्वल टू 12 अपॉन वाई पर आते हैं। तो अब x इक्वल टू 12 अपॉन वाई में अगर y की वैल्यू मैं 1 रखूं यहां पर तो x कितना हो जाएगा 12 अपॉन 1 12 हो जाएगा। y की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो 12 अपॉन 2 6 हो जाएगी x की वैल्यू, और y की वैल्यू 3 रखेंगे तो 12 अपॉन 3 ये हो जाएगा 4 यहां पर। तो अब देखो हो क्या रहा है, y को मैंने डबल किया तो x क्या हो गया 1/2 टाइम्स हो गया ना, 12 का आधा होता है 6, ये तो उल्टा आधा हो गया, इसको डबल किया तो ये आधा हो गया। वहीं y को 1 से 3 कर दिया यानी 3 टाइम्स कर दिया तो x की वैल्यू क्या हुई 12 से 4 हो गई, मतलब इफेक्टिवली क्या हुई 1/3 हो गई। तो जितना प्रोपोर्शनल चेंज y में आ रहा है उसका रेसिप्रोकल या फिर उसका इनवर्स चेंज आ रहा है x में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। यहां डायरेक्ट बोला जितना चेंज y में था उतना ही x में था, यहां इनवर्स है जितना चेंज y में है उसका इनवर्स है x में चेंज, तो हम बोलते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y और x वेरीज इनवर्सली विद y। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का कोई अलग से सिंबल होता नहीं है, तो हम इसको इफेक्टिवली बोलते हैं x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन y। मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है, if x is inversely proportional to y, x will be directly proportional to 1 upon y हो जाता है। देख लो इसको अच्छे से समझ लो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो तो ये है हमारा डायरेक्ट वेरिएशन, ध्यान रखना इस चीज का, और ये है इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। ये दोनों चीज का ध्यान रखना, आगे बढ़ते हैं। अभी अब आते हैं डायरेक्ट वेरिएशन पे, कुछ और डिटेल में समझते हैं इन दोनों को। डायरेक्ट वेरिएशन में व्हेन द प्रोपोर्शनल चेंज इन वन वेरिएबल इज सेम एज द प्रोपोर्शनल चेंज इन द अदर वेरिएबल, दे आर सेड टू बी इन डायरेक्ट वेरिएशन। एक एग्जांपल से डिटेल में समझते हैं इसको। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, ठीक है, ये तो आपको बोल ही दिया कि भाई x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के। x इज 45 व्हेन y इज 5, फाइंड x व्हेन y इज 13। इस डेटा का क्या मतलब है वो समझते हैं पहले, वो बाद में समझते हैं, पहले ये देखो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा x डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल y, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। इस चीज को ऐसा लिख लिया। लेकिन अब देखो ये जो है ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, इसको सॉल्व करना तो हमें आता नहीं, हमें इक्वेशन सॉल्व करना आता है। इक्वेशन हो तो हम सॉल्व कर लेंगे, तो इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट किया जाता है, बहुत सिंपल सी चीज है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन की जगह इक्वल टू साइन आ जाएगा और राइट हैंड साइड में कोई कांस्टेंट के ए कुछ भी आप मानना चाहो, हमने के मान लिया यहां पर, तो x विल बी इक्वल टू के इंटू वाई हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज आ गया, प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल की जगह इक्वल टू सिंबल आ गया, और राइट हैंड साइड जो था ना y, उसमें कांस्टेंट के मल्टीप्लाई हो गया। तो ये इक्वेशन बन गई x और y में, x इज k इंटू वाई। तो दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो वन क्वांटिटी विल बी k टाइम्स ऑफ y वेयर k सम कांस्टेंट, k की कुछ फिक्स वैल्यू है, ठीक है।
अब ठीक है, अब आपसे पूछा था फाइंड x व्हेन y इज 13, y 13 है तो x की वैल्यू निकालो, तो y 13 तो तुम रख दोगे यहां पर, तो x की वैल्यू क्या आएगी k इंटू 13, लेकिन k की वैल्यू पता नहीं है अभी, तो k की वैल्यू पता करने के लिए ही तुम्हें ये वाला डेटा सेट दिया हुआ है। x is 45 when y is 5, तो x और y की वैल्यूज यहां रख देते हैं, x की वैल्यू 45 रख दो और y की वैल्यू 5 रख दो, तो 45 इज इक्वल टू k इंटू 5 आ जाएगा, 5 से डिवाइड कर दो तो k की वैल्यू 45 अपॉन 5 यानी कि 9 आ गई। द वैल्यू ऑफ k कम्स आउट टू बी 9 ओवर हियर। अब तुम क्या करो, ये k की वैल्यू 9 यहां पर पुट कर दो, तो x और y में रिलेशन आ जाएगा ना, क्या आएगा, x इज इक्वल टू 9 इंटू वाई। ये हमारे पास स्टैंडर्ड रिलेशन आ गया x और y में, ठीक है। चल, तो अब क्या करना है, x निकालना है, जब y 13 है तो y 13 यहां पुट कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू 9 इंटू 13 आ जाएगा, 9 इंटू 13 होता है 117, तो x की वैल्यू कितना आ गई, 117 आ गई है। तरीका क्या है निकालने का, पहले प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वेशन में बदलो, फिर एक जो डेटा सेट दिया हुआ है उससे प्रोपोर्शनैलिटी, के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं इसको, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू निकालो बेस्ड ऑन दिस डेटा सेट जो दिया हुआ है आपको, फिर जो दूसरा आपसे पूछा है क्वेश्चन उसकी वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो देख लो, इसको समझ लो अच्छे से, इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है वो भी हम समझते हैं, पहले इसको लिख लो, समझ लो, देख लो अच्छे से। अब अगर मैं इसके शॉर्टकट की बात करूं तो देखो यहां पर आते हैं, के को छोड़ो आप यहां पर आओ, x इज इक्वल टू के इंटू वाई, ये तो हमें पता है। अब मैं y से डिवाइड कर देता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा y, तो ये हो जाएगा x अपॉन वाई विच इज अ कांस्टेंट, तो x और y की जो भी वैल्यूज होंगी उनका रेशियो जो क्या है, रेशियो जो है वो एक k के बराबर है, यानी वो कांस्टेंट है। तो अगर एक ये डेटा सेट में लूं, इसमें x की वैल्यू 45, y की वैल्यू 5 रखूंगा, तो 45 अपॉन 5 k के बराबर होगा, और इसको मैं मान लो x2 मान लेता हूं, ये मान लो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो अगर मैं x की जगह x2 और y की जगह y2 रखूंगा तो वो रेशियो भी क्या आएगा, k के बराबर आएगा, इजंट इट। तो यहां मैं कह सकता हूं कि x1 अपॉन y1 का रेशियो भी k होगा, और अनदर सेट ऑफ वैल्यूज जो है x2 अपॉन y2 उसका रेशियो भी k होगा। तो भाई दोनों k के बराबर है, तो मैं डायरेक्टली इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं। आई कैन हियर डायरेक्टली से x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है ये। जब भी दो वेरिएबल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो उनका जो रेशियो है ना वो कांस्टेंट होता है, इनका रेशियो कांस्टेंट होता है। सिंपल सी बात है, देखो इसको डबल करोगे तो ये भी डबल होगा, लेकिन रेशियो तो सेम ही रहेगा ना, 2 अपॉन 2। तो इसीलिए बोलते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज होती हैं तो उनका रेशियो कांस्टेंट होता है। इसमें ये चीज कर सकते हो आप कि x2 और y1 को इंटरचेंज कर दो, ऑल्टरनेंडो कर दो, ठीक है। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2, ये भी रिलेशन बोला जा सकता है, ठीक है। तो अब सिंपली अगर मुझे x2 की वैल्यू निकालनी है, ये x2 था, ये y2 था, ये x1 और ये y1, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। x1 की जगह आ जाएगा 45, y1 की जगह आ जाएगा 5, 45 अपॉन 5, x2 तो निकालना है और y2 की जगह आ जाएगा 13, तो 45 जाएगा 5 से 9 टाइम्स, 9 इंटू 13 इज 117, तो x2 की वैल्यू यहां से भी क्या आ जाती है, 117 आ जाती है, ठीक है। नॉर्मल तरीके से किया था तो भी यही आई थी, इस तरीके से किया तो भी यही आई। अब ये हालांकि मैंने समझाने के लिए बहुत लंबा किया, लेकिन आपको तो डायरेक्टली ये लिखना चाहिए, आपको ये डायरेक्टली समझ में आना चाहिए कि अगर दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो उनका रेशियो कांस्टेंट होगा। तो ये लिखो, वैल्यूज पुट करो, आंसर निकालो, 2 स्टेप में आंसर आएगा आपका, अगर आपको ये शॉर्टकट वाला तरीका समझ में आता है तो फाइन। तो द क्रक्स ऑफ इट इज व्हेन टू वेरिएबल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देयर रेशियो इज कांस्टेंट, वेरी सिंपल, ठीक है। चलो तो इसको देख लो, समझ लो, लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है इनवर्स वेरिएशन। तो इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, व्हेन प्रोपोर्शनल चेंज इन वन वेरिएबल इज रेसिप्रोकल और इनवर्स टू द प्रोपोर्शनल चेंज इन अदर वेरिएबल, दे आर सेड टू बी इन इनवर्स वेरिएशन। एक एग्जांपल से समझते हैं। x is inversely proportional to y, x is 36 when y is 5, find x when y is 45। तो शायद आपको समझ में आ रहा हो,
एक सेट ऑफ वैल्यूज किस लिए दिया है, ताकि आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल पाओ और वहां से फिर आपको दूसरा जो भी क्वेश्चन पूछा है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। चलो देखते हैं, यहां से शुरू करते हैं। x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। नाउ ऑब्वियसली इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कोई सिंबल तो है नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इस चीज को, इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/y। तो ये आ जाएगा x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/y आ जाएगा। ठीक है, गॉट इट। तो यहां से इक्वेशन कैसे बनेगी, इक्वेशन वैसे ही बनेगी जैसे हमने पिछले केस में बनाई थी। पिछले केस में हमने इक्वेशन कैसे बनाई थी, देखो क्या किया था, प्रोपोर्शनैलिटी की जगह इक्वल टू साइन आ गया था और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट के मल्टीप्लाई हो गया था। तो यहां पर भी हम वही करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी की जगह इक्वल टू साइन आ जाएगा और राइट हैंड साइड 1/y में कांस्टेंट के मल्टीप्लाई हो गया। सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई x और y में। लेकिन यहां पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के आया, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। तो इसकी वैल्यू पता करने के लिए आपको ये डेटा सेट दिया हुआ है, x is 36 when y is equal to 5। ठीक है, तो x 36 और y की वैल्यू 5 यहां पर रख दो, तो ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू k इंटू 1/5। ये 5 इधर मल्टीप्लाई होगा तो k की वैल्यू कितना आ जाएगी, 180 आ जाएगी। और k की वैल्यू 180 यहां पुट कर दो तो x कितना आ गया, 180 इंटू 1/y यानी 180/y। तो x और y में एक सॉलिड रिलेशन मिल गया, क्या, x इज इक्वल टू 180/y, ये रिलेशन मिल गया। अब पूछा क्या था यहां पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x when y is 45। y जब 45 है तब x की वैल्यू पूछी थी, तो भाई y की जगह 45 पुट कर दो ना यहां पर, तो x हो जाएगा 180/45। ठीक है, तो 45 का डबल होता है 90, 90 का डबल होता है 180, तो 45 इंटू 4 इज 180। तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 4 अपने पास। ठीक है, ये हुआ स्टैंडर्ड तरीका इस क्वेश्चन को करने का। अब चाहो तो पॉज कर लो, इसको समझ लो, अच्छे से लिख लो। मैं आगे बढ़ता हूं। जो हमने शॉर्टकट देखा था डायरेक्ट वेरिएशन में, वैसा ही शॉर्टकट हम यहां इनवर्स वेरिएशन में भी देखेंगे। क्या करेंगे, अब यहां पर यहीं से शुरू हो जाते हैं। x इज इक्वल टू k इंटू 1/y, यहां से शुरू हो जाओ। तो अब यहां पर क्या करो, y को इधर मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन में y है ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, x इंटू वाई इज इक्वल टू k विच इज अ कांस्टेंट। तो पिछले केस में क्या मिल रहा था, x अपॉन वाई रेशियो कांस्टेंट मिल रहा था, यहां क्या कांस्टेंट मिल रहा है, प्रोडक्ट कांस्टेंट मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पर अगेन वही हो जाएगा, फॉर वन सेट ऑफ वैल्यूज x और y का प्रोडक्ट k है, यानी x1 इंटू y1 विल बी इक्वल टू k। फॉर अनदर सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y, यानी x2 इंटू y2 बोल लेते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट भी k के बराबर होगा। तो भाई इन दोनों का प्रोडक्ट k के बराबर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट एक दूसरे के बराबर भी होगा। तो ये आ जाता है हमारा शॉर्टकट फॉर इनवर्स वेरिएशन। क्या है शॉर्टकट, कि इफ टू क्वांटिटीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल देयर प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। तो अब सिंपल है, यहां पर ये है x1, ये है y1, ये x2 निकालना है जब y2 कितना है 45 है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। 36 इंटू 5, इन दोनों का प्रोडक्ट इज x2 इंटू 45 हो गया, तो 45 जाएगा 5 से 9 टाइम्स, 36 जाएगा 9 से 4 टाइम्स, तो x2 की वैल्यू आ जाती है 4। तो यहां से जो इंपॉर्टेंट चीज हमें समझ में आती है वो ये है, व्हेन टू वेरिएबल्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल देयर प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो अगेन एक बार समराइज कर दूं मैं, जो दो चीजें हमने सीखी, एक था डायरेक्ट वेरिएशन और एक था इनवर्स वेरिएशन, था क्या है ही। ठीक है, तो यहां पर मैं बोलूं इफ x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, यहां मैं बोलूं अगर x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, तो मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे। अब इनका जो शॉर्टकट आता है वो क्या आता है, x1 अपॉन y1 विल बी इक्वल टू x2 अपॉन y2। या तो प्रॉपर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। यहां आएगा x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। ठीक है, इसी इक्वेशन को आप एक फॉर्म में और लिख सकते हो, इधर लेके आ जाओ, तो x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2। आपकी मर्जी है, ऐसे यूज करना ऐसे यूज करो, ऐसे यूज करना ऐसे यूज करो, इट्स अप टू यू। बट ये है हमारा व्हाट यू से द क्रक्स ऑफ इट। आप चाहो तो एक चीज ये भी लिख सकते हो कि यहाँ इक्वेशन क्या बनती है, x इज इक्वल टू k इंटू वाई, और यहाँ इक्वेशन क्या बनती है, x इज इक्वल टू k अपॉन वाई
वेयर व्हाट इज के को क्या बोलते हैं हम, के को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका समरी ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो कमिंग टू दिस फर्स्ट एग्जांपल, x is, अच्छा, फॉर ईच एग्जांपल पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ एंड देन हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल है यहाँ पर x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ y। अब एक चीज का ध्यान रखना, x इज नॉट प्रोपोर्शनल टू y, x इज प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर बोला है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, कई बार ऐसा होगा कि डायरेक्टली वर्ड ही नहीं लिखा होगा, सिर्फ ये बोला होगा x इज प्रोपोर्शनल टू y या x इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ y। तो जब डायरेक्ट इनवर्स नहीं मेंशन किया है तो बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट ही होता है। ठीक है, यहाँ तो खैर मेंशन किया है तो बढ़िया है। तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ y है, तो इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पर, x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन बन जाएगी। बस इतना ही, तो बस इतना। एक चीज जो मेन मुझे यहाँ पे समझानी थी वो ये थी, जरूरी नहीं है x वेरिएबल के पे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, वेरिएबल का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, किसी भी तरीके से डिपेंडेंट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, सॉरी, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ y, फॉर्म एन इक्वेशन। तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, इनवर्सली है ना तो 1 अपॉन, डायरेक्टली 1 अपॉन समथिंग होगा, क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ y, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ y। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू k इंटू 1 अपॉन रूट ऑफ y, या फिर इसको बोल सकते हो आप x इज इक्वल टू k अपॉन रूट y। ये रिलेशन बन जाएगा या फिर ये इक्वेशन बन जाएगी x और y में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, x is proportional to y cube, x is 54 and y is 3, find x when y is 5। तो अभी शुरू में मैं दोनों तरीकों से बताऊंगा, प्रॉपर इक्वेशन सॉल्व करके भी और शॉर्टकट तरीके से भी, ताकि आपको समझ में आए। तो यहां पर x इज प्रोपोर्शनल बोला है, डायरेक्ट इनवर्स नहीं लिखा है, मतलब डायरेक्ट ही होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, y का क्यूब। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू k इंटू वाई क्यूब। अब यहां पर x की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस डेटा पॉइंट से निकलेगी। x की वैल्यू है 54, दैट विल बी इक्वल टू k इंटू वाई क्यूब। 54 कब है x, जब y 3 है, सो 3 का क्यूब होगा 27। 54 जाएगा 27 से 2 टाइम्स, तो k की वैल्यू कितना आ गई, 2 आ गई हमारे पास। ठीक है, तो यहां से k की वैल्यू 2 रख दो यहां पर, तो x कितना आ जाएगा, 2 इंटू वाई क्यूब। x और y में ये सॉलिड रिलेशन आ गया, x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई का क्यूब। अब आपको निकालना है x when y is 5, तो y की वैल्यू 5 पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 क्यूब। 5 क्यूब होता है 125, 125 इंटू 2 हो जाएगा 250। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी यहाँ पर, 250 हो जाती है। ठीक है, अब यही चीज को अगर मैं शॉर्टकट से करूं तो कैसे करता, देखो x और y क्यूब है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्वांटिटीज है x और y क्यूब, तो इनका जो रेशियो होगा यानी x1 अपॉन y1 का क्यूब विल बी इक्वल टू अनदर सेट ऑफ वैल्यूज का रेशियो x2 अपॉन y2 का क्यूब। ये शॉर्टकट आ गया हमारा। ठीक है, तो अब x की वैल्यू पहले कितना है 54, x1 54 है, y1 कितना है 3, तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू x2 तो हमें निकालना है ये, अपॉन y2 कितना है 5, तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125। अब यहाँ पे आप सॉल्व करो, 54 बाई 27 इज 2, 2 इंटू 125 क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 250। तो कितना हो गया ये, x2 की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 250। ऐसे सॉल्व करो, ऐसे सॉल्व करो, आंसर सेम ही आना है, इट्स अप टू यू। मोस्टली आई विल बी यूजिंग दिस मेथड गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, बहुत ज्यादा इक्वेशन सॉल्विंग नहीं करनी पड़ती ना, डायरेक्ट आ जाता है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको इरेज कर रहा हूं। x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y क्यूब, x इज 8 व्हेन y इज 3, फाइंड x व्हेन y इज 2। अगेन इसको दोनों तरीके से करके बताता हूं मैं। x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y क्यूब, यानी x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन y क्यूब। तो इक्वेशन यहां से क्या बनेगी, x इज इक्वल टू k इंटू 1 अपॉन y क्यूब, यानी k बाय y क्यूब। k की वैल्यू कैसे आएगी, वो यहां से आएगी, x 8 है जब y 3 है, तो x इज 8 विच विल बी इक्वल टू k अपॉन, जब y कितना है 3, सो 3 का क्यूब हो जाएगा 27।
तो k की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 27। इसको एज इट इज रहने दो, मैं अभी नहीं इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहा। तो ये आ गया x की वैल्यू, सॉरी k की वैल्यू। तो यहां से समझ में आता है कि x और y में क्या रिलेशन है, x इज इक्वल टू k जो कि है 8 इंटू 27 अपॉन वाई का क्यूब। ये हो गई x की वैल्यू। अब पूछा है बताओ x क्या होगा जब y 2 है, तो सिंपली यहां पर y की वैल्यू 2 रख दो, तो x आ जाएगा 8 इंटू 27 अपॉन वाई क्यूब। y 2 है तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, 8 कैंसल्स आउट, x इज इक्वल टू 27 आ गया। सिंपल हो गया ना क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 27 आ गया यहां पर। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्मल तरीका। अब जो शॉर्टकट वाला तरीका है वो बता देता हूं। x और y क्यूब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो क्वांटिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। तो आई कैन से x1 इंटू y1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 इंटू y2 का क्यूब। वैल्यूज पुट कर दे, x1 है 8, y1 है कितना 3, 3 क्यूब इज 27 विच इज इक्वल टू x2 कितना है निकालना है, इंटू y2 कितना है 2 का क्यूब यानी कि 8 है। ठीक है, तो 8 कैंसल्स आउट, यहां पर x2 की वैल्यू कितना आ जाएगी 27। तो ऐसे करो या फिर ऐसे करो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, लिख लो ये, फिर आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े से और अच्छे एग्जांपल्स देखते हैं। पहला ये देखते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम elapsed if it travels 75 meters in 5 seconds, find the distance traveled by it in 8 seconds। ठीक है, अब मैं इसको शॉर्टकट मेथड से ही सॉल्व करूंगा। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम elapsed। तो यहां पर दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आई कैन से d1 अपॉन t1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू d2 अपॉन t2 स्क्वायर। करेक्ट, तो ये दिया हुआ है कि d1 मतलब d1 क्या है 75 मीटर्स, पहले बॉडी 75 मीटर्स चल रही है 5 सेकेंड्स में, ये t1 है और ये d1 है। ठीक है, अब d2 पूछा है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड पूछा है d2 जब टाइम क्या है 8 सेकेंड्स है, तो सिंपली वैल्यूज पुट कर देते हैं यहां पर। d1 75 अपॉन d2 इज 5, सॉरी t1 इज 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इज इक्वल टू d2 पूछा है जब t2 कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर 64 पुट कर दो यहां पर। चलो इसको सॉल्व करते हैं, 75 जाएगा 25 से 3 टाइम्स, 3 इंटू 64, तो d2 की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 64 इज 192 और ये आएगी मीटर्स में। कितना हो गया ये 192 मीटर्स हो जाता है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 8 सेकेंड्स इज 192 मीटर्स। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। आप चाहते तो इसको इक्वेशन से भी कर सकते थे, आप बोलते सर डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तो d विल बी इक्वल टू k इंटू टी स्क्वायर। k की वैल्यू कैसे आएगी, वो यहां से आएगी, डिस्टेंस इज 75 विच विल बी इक्वल टू k इंटू जब टाइम है 5 सेकेंड 25, तो k की वैल्यू आ गई 3, k 3 आ गया, तो ये जो है यहां से डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 3 इंटू टी स्क्वायर, ये इक्वेशन बन गई हमारी। अब जब टाइम 8 सेकेंड है तब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, वो हो जाएगा 8 स्क्वायर 64 इंटू 3 192 ही आ जाएगा। सिंपल सा था, कोई ज्यादा ऐसा मुश्किल नहीं था इस प्रॉब्लम में। बट ये प्रॉब्लम है क्या, बेसिकली जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड आपका बढ़ता जाएगा। तो 5 सेकेंड में 75 मीटर ट्रैवल कर रहा है, तो 8 सेकेंड में 192 मीटर ट्रैवल कर रहा है कोई भी बॉडी जो चल रही है। ये सिंपल, तो ये क्वेश्चन तो फिर भी सिंपल था। अब जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, आई वॉन्ट यू टू ट्राई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन योरसेल्फ फर्स्ट, लेकिन इसका लैंग्वेज समझना जरा अच्छे से। इन द प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स इन द 9th सेकेंड। एक बार वीडियो पॉज कर लो और क्वेश्चन ट्राई करो सॉल्व करने का, फिर मैं तो बताता ही हूं अभी। तो देखो, अब ये वाला जो पार्ट है डिस्टेंस इट ट्रेवल्स इन द 9th सेकेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हमने जो निकाला था इसके जस्ट पहले वो निकाला था डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 8 सेकेंड्स, वो कितना आया था 192 मीटर्स आया था। तो क्या यहां पर डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 9 सेकेंड्स पूछा है क्या, नहीं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 9 सेकेंड्स नहीं पूछा। ये जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 8 सेकेंड्स था ना, वो स्टार्टिंग से 8 सेकेंड्स तक का डिस्टेंस था, लेकिन यहां क्वेश्चन में स्टार्टिंग से 9 सेकेंड्स का नहीं पूछा है। पूछा क्या है समझो, ये स्टार्टिंग है जब टाइम 0 है, 1 सेकेंड के ये चलना शुरू किया बॉडी ने या जिसने भी, 1 सेकेंड के बाद वो यहां तक पहुंचा, फिर 2 सेकेंड के बाद लेट्स से यहां तक पहुंचा,
ऐसा चलते 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 एक टाइम आएगा जब वो 8 सेकंड के बाद यहां तक पहुंच जाएगा। तो ये जो है ये हमने निकाला था कि टोटल डिस्टेंस 8 सेकंड्स में कितना चला उसने, 192 मीटर्स चल लिया, ठीक है। लेकिन उसे चाहिए क्या, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द 9th सेकंड। तो 9 के लिए 9 सेकंड्स के बाद भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो जाएगा। तो ये जो हुआ ना, ये पूरा ये हुआ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 9 सेकंड्स और ये था डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 8 सेकंड्स। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है वो पूछ रहा है कि सिर्फ 9th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड है। तो 9th सेकंड शुरू कब होता है, जब उससे पिछला वाला सेकंड खत्म हो जाए, यानी 8 सेकंड्स खत्म हो जाए। तो ये जो है ये सेकंड है आखिरी का 9th सेकंड। इसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड पूछा है क्या होगा। तो कैसे निकलेगा इसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड, बहुत सिंपल है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन जस्ट द 9 सेकंड्स विल बी डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 9 सेकंड्स, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 9 सेकंड्स, उसमें से ये 8 सेकंड्स का डिस्टेंस माइनस कर दो, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 8 सेकंड्स। तो 8 सेकंड्स का डिस्टेंस ट्रैवल्ड तो 192 हमने पहले ही निकाल लिया। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 9 सेकंड्स निकाल लेते हैं अब इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो वही आ जाएगा d1 अपॉन t1 स्क्वायर इज इक्वल टू d2 अपॉन t2 स्क्वायर, या फिर हमने निकाल ही लिया था d इज इक्वल टू 3 इंटू टी स्क्वायर, ये रिलेशन भी निकाल लिया था, राइट। तो ऐसे करना है, ऐसे कर लो, ऐसे करना है, ऐसे कर लो, इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 9 सेकंड्स कितना आ जाएगा, मैं ऐसे कर लेता हूँ, 3 इंटू 9 का स्क्वायर यानी कि 81, 243 आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 9 सेकंड्स इज 243 मीटर्स। उसमें से 192 मीटर्स अगर मैं हटा दूं तो 243 माइनस 192 इज 43 प्लस 8, 51 meters. So the distance traveled in just the 9th second, is 51 meters. ये जो distance traveled है ना, ये है 51 meters. ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा इन द सेंस कि ये बस क्लैरिटी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। If 45 men can complete a certain work in 20 days, how long will it take for 30 men to complete the same piece of work? अब इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ना टाइम एंड वर्क में हम बहुत फ्रीक्वेंटली देखेंगे, बट मैंने इसको यहाँ इसलिए रखा है कि आप समझो टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये जो दो टॉपिक्स है ना, ये वेरिएशन के ही डायरेक्ट एप्लीकेशन है। अगर आपको वेरिएशन अच्छे से समझ में आता है तो टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या है, ऑल्दो टाइम एंड वर्क चैप्टर अभी नहीं किया है, लेकिन सिंपल वेरिएशन से फिर भी हम ये कर लेंगे। अब कोई आपको काम करना है, अंडरस्टैंड दिस, कि कोई काम करना है, ये काम करने में कुछ लोग लगे और सम मेन, और इन लोगों ने कुछ दिन लिए काम करने के लिए, ठीक है। अब काम तो फिक्स है, काम फिक्स है, काम कांस्टेंट है, काम चेंज नहीं हो रहा। तो कोई एक फिक्स काम ज्यादा लोग करेंगे तो समय कम लगेगा, है ना। अगर लेट्स से 10 लोग मिलकर कोई काम 15 दिन में कर सकते हैं, 15 डेज में, तो 5 लोग वही काम कितने दिन में करेंगे? वेल, लोग आधे हो गए तो समय ज्यादा लगेगा, कितना लगेगा? डबल टाइम लग जाएगा, सिंपल सी बात, टाइम डबल लग जाएगा तो 30 डेज लग जाएंगे। तो यहां पर अंडरस्टैंड वन थिंग, इफ द अमाउंट ऑफ वर्क इज कांस्टेंट, इन दैट केस नंबर ऑफ मेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज, है कि नहीं? कोई फिक्स काम करने के लिए जितने लोग और जितने दिन चाहिए, वो दोनों क्वांटिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी। वेरी वेरी सिंपल। तो चलो, अब अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी तो आई कैन से कि भाई ये m है और ये d है, तो ये दो m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d, तो दो क्वांटिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, तो आई नो उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, और प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है तो आई कैन से m1 इंटू d1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2, ये हो जाएगा, ठीक है। लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन नाउ। 45 men can complete a certain work in 20 days, तो ये हो गया m1 और ये हो गया d1, ठीक है। How long will it take for 30 men to complete a same piece of, तो सेम काम अगर ये m2 लोग यानी 30 दिन में कर रहे हैं, तो how long मतलब d2 डेज लग रहे हैं, तो m1 लोगों को d1 डेज लग रहे हैं और m2 लोगों को d2 डेज लग रहे हैं, काम सेम है तो इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, तो 45 इंटू 20 विल बी इक्वल टू m2 यानी कि 30 इंटू d2 जो निकालना है। अब इसको सॉल्व कर लो,
10 का फैक्टर, पहली बात तो ये कैंसिल आउट हुआ, 45 जाएगा 3 से 15 टाइम्स, 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 15 इंटू 2 30 इज इक्वल टू D2। कितना आ गया ये, 30 डेज आ गया। तो 30 men विल टेक 30 डेज टू कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। तो देखा, टाइम एंड वर्क किए बिना भी हमने ये क्वेश्चन कर लिया, क्योंकि हमें वेरिएशन अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन अ सेफ हाउस प्रोविजंस आर इनफ, आर होना चाहिए था बीच में, ठीक है, या फिर देयर आर इनफ प्रोविजंस, ठीक है छोड़ो। इन अ सेफ हाउस प्रोविजंस इनफ टू लास्ट 50 डेज फॉर 40 men होना चाहिए था, सॉरी 40 men, कुछ तो लैंग्वेज गड़बड़ है यहाँ पर। प्रोविजंस आर, प्रोविजंस मतलब कि जो डे टू डे चीज़ों में आपके कंज्यूम होती है ना चीज़ें, खाना पीना ये सब चीज़ें जो प्रोविजंस है, डे टू डे लाइफस्टाइल के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो प्रोविजंस हो गए। तो प्रोविजंस आर इनफ फॉर 50 टू लास्ट फॉर 50 डेज फॉर 40 men। After 10 days, some more men enter the safe house, and now the provisions last for 20 more days. Find the number of men who entered the safe house. तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, जो प्रीवियस अभी क्वेश्चन किया था ना उसी का ही एप्लीकेशन है। ये जो प्रोविजन है, आप ये समझो जब आप रह रहे हो या आप खाना खा रहे हो, मान लो प्रोविजन है खाना खाने का, खाना खाने की बात कर रहे हैं, तो कुछ खाना है जो अगर 40 लोग हैं तो 50 दिन खाना चलेगा। तो इफेक्टिवली ये टाइम एंड वर्क का ही कंसेप्ट हो गया ना, कि 40 आदमी काम कर रहे हैं, काम क्या है यहाँ पर, खाना खा रहे हैं, ठीक है। तो 40 लोग, खाना कुछ फिक्स खाना है, उतना अवेलेबल है आपके सेफ हाउस में। तो वो जो फिक्स खाना, अमाउंट ऑफ खाना है, 40 लोग खाएंगे तो कितने दिन चलेगा वो, 50 दिन चलेगा। लेकिन 10 दिन के बाद कुछ लोग आ गए तो फिर क्या होगा, खाना कितने दिन और चलेगा, 20 दिन और चलेगा। तो कितने दिन आए हैं ये बताना है। तो चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं। इनिशियली we had 40 men and there was enough food for 50 days। 40 आदमी अगर सिर्फ ये 40 ही रहते तो 50 दिन के लिए काफी खाना था। लेकिन क्या हुआ, आफ्टर 10 डेज तो कुछ लोग आ गए ना। आफ्टर 10 डेज जब कुछ लोग आए, बिफोर एक्स्ट्रा मेन, आइडियली केस क्या होता कि अब लोग तो 40 ही थे, तो खाना आप कितने दिन और चलता, अगर एक्स्ट्रा मेन नहीं ऐड होते तो खाना कितने दिन और चलता, 50 में से 10 दिन का खाना खत्म हो गया, तो खाना चलता कितने और दिन, 40 दिन और चलता खाना आइडियली। बट कुछ लोग एक्स्ट्रा आ गए, तो आफ्टर दीज एक्स्ट्रा मेन ज्वाइन, कितने एक्स्ट्रा लोग आ गए पता नहीं, एक्स मान लेते हैं, तो लोग कितने हो गए, 40 प्लस एक्स मेन हो गए। बिकॉज लोग बढ़ गए तो अब ये खाना 40 दिन नहीं चलेगा, ये खाना कम दिन चलेगा। कितने दिन चल रहा है अब, 20 दिन और चल रहा है, तो ये खाना अब चलेगा 20 मोर डेज। ठीक है, तो समझो यहां पर अब यहां जो काम था ना वो अलग था और यहां जो काम है वो अलग है। यहां खाना ज्यादा था, यहां खाना कम है, लेकिन इस सिचुएशन में जितना खाना है उतना ही खाना इस सिचुएशन में है। तो वर्क टू बी डन जो है वो सेम किसके लिए है, इन दोनों सिचुएशंस के लिए है। तो इन दोनों सिचुएशंस के लिए मैं लगा सकता हूं m1 इंटू d1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2। इस सिचुएशन को यहां से कंपेयर मत करना, इसको इससे कंपेयर करेंगे। यहां का जो वर्क टू बी डन है और यहां का जो वर्क टू बी डन है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो m1 कितना है, 40 लोग ही होते तो वो जो फिक्स अमाउंट ऑफ खाना बचा था वो 40 दिन चलता, तो m1 इंटू d1 शुड बी इक्वल टू, अब यही खाना थोड़े ज्यादा लोग खा रहे हैं, 40 प्लस एक्स मेन खा रहे हैं, कितने दिन तक, 20 दिन में खत्म कर देते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 40 गोज बाय 20 2 टाइम्स। ठीक है, तो 40 इंटू 2 80 इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स हो जाएगा। 40 इधर सब्ट्रैक्ट होगा तो एक्स की वैल्यू कितना आ गई, 40 आ गई। तो पूछा गया था फाइंड द नंबर ऑफ मेन हु एंटर्ड द सेफ हाउस, तो ये माना था ना नंबर ऑफ मेन हु एंटर्ड द सेफ हाउस। तो कितने लोग एक्स्ट्रा आ गए सेफ हाउस में, देयर आर 40 men who have entered the safe house additional after first 10 days। ठीक है, लिख लो इसको, समझ लो। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
Radiation as measured by a detector at a particular point varies inversely as the square of the distance of that point from source of radiation. अब फिगर में जाने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये दिया हुआ है रेडिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. डी, डिस्टेंस को डी मान लेते हैं, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. ठीक है, तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं ना कि R इंटू डी स्क्वायर जो है ये हो जाएगा कांस्टेंट, रेडिएशन इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा. तो R1 इंटू D1 का स्क्वायर इज इक्वल टू R2 इंटू D2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा. सिंपल सी चीज है. अब बोला क्या हुआ है आगे, एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.2 व्हेन D1 इज 4.2 द रेडिएशन इज 5320. हाउ मच विल बी द डिस्टेंस इफ रेडिएशन मेजर्ड इज 1330? तो ये हो गया R2, ठीक है, ये है R1, ये है D1, हमें निकालना है D2, व्हाट विल बी द डिस्टेंस. तो सिंपल है, R1 की वैल्यू है 5320 इंटू D1 इज 4.2 का स्क्वायर विच शुड बी इक्वल टू R2 कितना चाहिए, 1330 चाहिए इंटू D2 का स्क्वायर. एंटर योर रिस्पॉन्स अप टू 1 डेसिमल पॉइंट यूजिंग द वर्चुअल कीबोर्ड. ठीक है, तो सिंपल सी चीज है. तो 5320 इज 4 इंटू 4.2 का स्क्वायर इज 4.2 इंटू 4.2 अपॉन डी 1330, ये हो गया D2 का स्क्वायर. ठीक है, ये D2 का स्क्वायर हो गया. अब समझो, इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 0 का फैक्टर इससे कैंसिल आउट. 532 जाएगा 133 से कितना टाइम्स, 4 टाइम्स जाएगा, राइट. 4 3 12, 12 करेक्ट. तो ये हो गया हमारे पास 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर इंटू 4.2 का स्क्वायर लिखा हुआ है इफेक्टिवली ये, विच इज D2 का स्क्वायर. स्क्वायर रूट कर दे तो D2 इज इक्वल टू 2 इंटू 4.2, इन दोनों का स्क्वायर रूट हो जाएगा. तो ये हो गया 8.4 इज इक्वल टू D2. नेगेटिव रूट नहीं लेंगे क्योंकि डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही होना चाहिए. तो D2 की वैल्यू कितना आ जाती है यहाँ पर, 8.4 आ जाती है. बहुत सिंपल से क्या है, एक बार समझ में आ गया ना कि क्या करना है, तो बहुत सिंपल लगने लगता है. ठीक है, चल, तो D2 आ गया 8.4. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल. अ प्रेशियस स्टोन fell down and broke into 3 pieces whose weights are in the ratio 3:4:5. The value of stone is proportional to the square of its weight. If the value of the original stone is 57,600, what is the loss due to breakage? तो पहले समझो हो क्या रहा है यहाँ पर. एक स्टोन था, वो गिरा और गिर के 3 अलग पीसेस में टूट गया. ठीक है, और ये जो 3 पीसेस हैं इनके वेट का रेशो 3:4:5 है. तो इसका वेट 3x मान ले, इसका वेट 4x मान लो, इसका 5x मान लो. तो जो ओरिजिनल स्टोन था उसका वेट क्या रहा होगा, इन तीनों का सम, यानी कि 12x रहा होगा. ये तो हो गए वेट्स के बारे में बात. अब एक चीज और दी हुई क्वेश्चन में, वैल्यू जो है ना इस स्टोन की, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेट. वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो इक्वेशन क्या बनेगी मेरी, वैल्यू इज इक्वल टू K इंटू डब्ल्यू स्क्वायर. वैल्यू बन जाएगी K इंटू वेट का स्क्वायर. अब आपको ये दिया हुआ है कि जो ओरिजिनल स्टोन है उसका जो क्या कहते हैं वैल्यू है 57,600 है. तो वैल्यू पता है, इसका वेट भी पता है 12x के टर्म्स में. तो ये दोनों चीजें इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं. 57,600 विल बी इक्वल टू K इंटू वेट. वेट कितना है, 12x का होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा K इंटू 144 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 57600. 576 जाएगा 144 से 4 टाइम्स, तो 4 इंटू 00 यानी 400 इज इक्वल टू K इंटू एक्स स्क्वायर आ गया. K एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास 400. ठीक है, अब पूछा क्या है यहाँ पर, व्हाट इज द लॉस. लॉस कितना हुआ ब्रेकेज के कारण. तो लॉस हुआ मतलब क्या कि इन तीनों की जो कंबाइंड वैल्यू है दैट इज लेस देन दी वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल स्टोन. क्या ऐसा होगा, समझ लेते हैं. तो इसकी वैल्यू V1 बोलते हैं, इसकी वैल्यू V2 और इसकी वैल्यू बोलते हैं V3.
तो v वैल्यू ऑफ फर्स्ट स्टोन वैल्यू क्या है k इंटू वेट स्क्वायर, तो k इंटू इसका वेट कितना है 3x का स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू k इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पर के एक्स स्क्वायर की वैल्यू ही तो 400 आई थी, तो इस क्वेश्चन में k और x की अलग अलग वैल्यूज नहीं निकाल सकते, लेकिन k इंटू एक्स स्क्वायर का ये जो प्रोडक्ट है ये तो पता चल गया ना। बेस्ड ऑन दिस नाउ वी कैन कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ ऑल द 3 स्मॉलर स्टोन्स। तो 9 इंटू ये है 400 यानी कि 3600 हो गया v1। सेकेंड स्टोन की वैल्यू क्या होगी k इंटू 4x का स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर होता है 16, k इंटू एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, k इंटू एक्स स्क्वायर होता है 400, इसकी वैल्यू हमें पता है, तो 16 इंटू 400 हो जाएगा 6400। सिमिलरली v3 आ जाएगा k इंटू 5x का होल स्क्वायर यानी 25 इंटू के एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, देयरफॉर टोटल वैल्यू ऑफ स्मॉलर स्टोन्स कितना है टोटल वैल्यू, अगर आप ऐड करोगे 3600 और 6400 ये हो गया 10,000, 10,000 और 10,000 ये हो गया 20,000। तो स्मॉलर स्टोन्स की टोटल वैल्यू कितना है 20,000, ओरिजिनल स्टोन की वैल्यू कितनी थी 57,600। देयरफॉर जो लॉस है वो कितना है 57,600 माइनस 20,000, 37,600 इज द लॉस। अब तुम सोचोगे सर लॉस क्यों आ रहा है, पहले जो वेट था बाद में भी वेट उतना ही है, तो फिर लॉस आ क्यों रहा है? वेल लॉस इसीलिए आ रहा है क्योंकि स्क्वायर ऑफ द वेट के प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर समझना इस चीज को, सोचना जरा। जैसे कि अपन डायमंड खरीदने जब आप जाते हो तो डायमंड का जो वैल्यू होती है, 1 कैरेट डायमंड की वैल्यू अगर कुछ रुपए है, मान लो 1 कैरेट का डायमंड 1 लाख रुपए का है, तो 2 कैरेट का डायमंड 2 लाख का नहीं होगा और ज्यादा का होगा। जैसे जैसे डायमंड का वेट बढ़ता जाता है ना, इनके वैल्यू जो है वो बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाती है, सेम प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ती है, एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाती है। तो वेट स्क्वायर डायमंड का तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है कि स्क्वायर ऑफ द वेट पे डिपेंड करता है या जो भी है, मुझे एग्जैक्ट तरीका नहीं पता है, बट डायमंड इज अ स्टोन विच बिहेव्स लाइक दिस, प्रोपोर्शनली वैल्यू नहीं बढ़ती है। ठीक है, तो इसको देख लो, समझ लो अच्छे से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। और अब देखते हैं एक सिंपल सी चीज, जॉइंट वेरिएशन। अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल्स देखे वहां पर वन वेरिएबल was dependent only on one other variable. Min were dependent on days, value was dependent on weight and so on. लेकिन ऐसा कई बार हो सकता है a variable depends on more than one other variable. For example, distance traveled by a body, इसका फॉर्मूला याद होगा मेरे ख्याल से सबको, क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज स्पीड इनटू टाइम, स्पीड चेंज होगी तो भी डिस्टेंस ट्रैवल चेंज होगा, टाइम चेंज करोगे तो भी डिस्टेंस ट्रैवल चेंज होगा। तो डिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन 2 डिफरेंट वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहां पर हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि अगर मैं टाइम कांस्टेंट कर दूं कि टाइम चेंज नहीं करे, तो हम बोलेंगे डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ये चीज बोलना इसीलिए जरूरी है क्योंकि स्पीड और टाइम दोनों चेंज हो रहे हैं, तो मैं सिर्फ डिस्टेंस और स्पीड में रिलेशन नहीं निकाल पाऊंगा ना। स्पीड डबल हो गई, टाइम भी डबल हो गया, तो डिस्टेंस में जो चेंज आएगा वो स्पीड के कारण भी आ रहा है और टाइम के कारण भी आ रहा है। तो मुझे सिर्फ अगर स्पीड के कारण डिस्टेंस में चेंज देखना है तो मुझे टाइम कांस्टेंट करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं स्पीड कांस्टेंट कर दूं, स्पीड चेंज नहीं करूं, ये कांस्टेंट हो जाए, तो डिस्टेंस विल बी सम कांस्टेंट इनटू टी, यानी डिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये हो जाएगा। तो यहां हम बोलते हैं डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट। ठीक है, ये जॉइंट वेरिएशन है कि डिस्टेंस इज जॉइंटली वेरिंग विद स्पीड एंड टाइम। तो अब देखो, जब जॉइंट वेरिएशन होता है इस तरीके से, तो इनको जॉइन कैसे किया जाता है, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रख दो, प्रोपोर्शनलिटी साइन एज इट इज आ जाएगा, राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो जाएंगे, स्पीड इनटू टाइम, और फिर इक्वेशन बनती है वही d इज इक्वल टू सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k इंटू स्पीड इनटू टाइम, और जो भी आपको डेटा सेट दिया होगा वहां से आप k की वैल्यू निकाल पाओगे। ठीक है, तो चलो, तो व्हेन अ वेरिएबल इज डिपेंडेंट ऑन 2 और मोर वेरिएबल्स, उसको हम बोलते हैं जॉइंट वेरिएशन। सो फॉर एग्जांपल
इफ x is inversely proportional to y when z is constant, z constant है तो x और y में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर व्हेन y is constant, y constant कर दो तो x z स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो x is 108 when y is 2 and z is 3, find x when y is 3 and z is 2। चलो सॉल्व करना देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। x is inversely proportional to y, तो ये रिलेशन आ गया हमारा, हम देख चुके हैं ऑलरेडी, when z is constant and directly proportional to, what is directly proportional, x की ही बात कर रहा है वो, x is directly proportional to z square when y is constant। तो यहां से समझ में आता है x y और z दोनों पे डिपेंड कर रहा है, y पे इनवर्सली और z स्क्वायर पे डायरेक्टली। तो इनको कंबाइन कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहने दो, प्रोपोर्शनैलिटी साइन एज इट इज, राइट हैंड साइड्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा x is directly proportional to 1/y into z square। ठीक, अब इक्वेशन बना लो वैसे ही, इसके बाद पूरा प्रोसेस वैसा ही है जैसा अभी तक हम करते आ रहे हैं। तो x विल बी इक्वल टू k इंटू जेड स्क्वायर अपॉन वाई, ये z स्क्वायर अपॉन वाई है। k की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये जो डेटा सेट आपको दिया हुआ है यहां से निकलेगी, ये वाला डेटा सेट, ठीक है। x की वैल्यू 108 रखो, y की वैल्यू 2 रखो और z की वैल्यू 3 रख दो, तो यहां पर x की वैल्यू 108 इज इक्वल टू k इंटू जेड की वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर रखोगे 9 अपॉन y कितना है 2, तो 108 9 से जाएगा 12 टाइम्स, 12 इंटू 2 इज 24, k की वैल्यू आ गई 24। तो ये जो आपकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या बन गई, x इज इक्वल टू 24 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन वाई, ये आ गई हमारे पास x, y और z में एक सॉलिड रिलेशन। अब आपसे पूछा है जब y3 है और z2 है तब x की वैल्यू निकालो, तो x हो जाएगा 24 टाइम्स ऑफ z स्क्वायर, है ना, z स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर 4 अपॉन y जो की है 3, 24/3 इज 8, 8 इंटू 4 इज 32, x की वैल्यू कितना आ गई 32 जब y3 और z2 है। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें एक शॉर्टकट तरीका भी है, क्या शॉर्टकट तरीका है, जैसा हमने डायरेक्ट और इनवर्स में सीखा था वही चीज, कि y को आप इधर ले जाओ और z स्क्वायर को नीचे लेके जाओ, तो सारे वेरिएबल्स एक तरफ शिफ्ट कर दो, तो x इंटू वाई अपॉन जेड स्क्वायर, ये जो एक्सप्रेशन है ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर हम बोलेंगे x1 इंटू वाई वन अपॉन जेड वन स्क्वायर विल बी इक्वल टू k, x2 इंटू वाई टू अपॉन जेड टू स्क्वायर विल ऑल्सो बी इक्वल टू k, दोनों k के बराबर है तो दोनों रेशियोज भी बराबर हो जाएंगे ये, ठीक है। तो यहां पर अब x1 y1 और z1 की x2 y2 और z2 की वैल्यूज पुट करने पर x2 की वैल्यू वही आ जाएगी 32 जो अभी अपन ने नॉर्मली निकाली थी। सो दिस इज जॉइंट वेरिएशन वेयर वन वेरिएबल डिपेंड्स ऑन टू और मोर देन टू अदर वेरिएबल्स। मेन चीज ये है राइट हैंड साइड्स में जो भी ये वेरिएबल्स हैं इनका प्रोडक्ट करना है। चल तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहां पर x is directly proportional to y square when z is constant and inversely proportional to cube of z, तो x is directly proportional to 1 upon z cube when y is constant, form an equation। तो पहले इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो x is directly proportional to y square upon z cube हो जाएगा, राइट हैंड साइड्स का प्रोडक्ट। दोनों की अलग अलग इक्वेशन नहीं बनेगी, तुम बोल दो कि सर x is equal to k इंटू वाई स्क्वायर ऐसा लिख दें और यहाँ पर x ये k1 बोल दो, ये k2 x is k2 अपॉन z क्यूब, ये ऐसा नहीं बोल सकते। x क्या सिर्फ y पे डिपेंड कर रहा है, नहीं। x क्या सिर्फ z पे डिपेंड कर रहा है, नहीं। x y और z दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो मुझे तो एक कंबाइंड रिलेशन चाहिए x y और z का। तो ये आ गया कंबाइंड रिलेशन, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी की जगह इक्वल और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट k मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू k इंटू वाई स्क्वायर अपॉन z क्यूब, ये मेरा फाइनल रिलेशन आ गया बिटवीन x y एंड z। आगे बढ़ते हैं। x is inversely proportional to square root of y, तो x is directly proportional to 1 upon square root of y when z is constant and directly proportional to cube of z, तो directly proportional to cube of z when y is constant। इक्वेशन बनाएंगे तो पहले कंबाइन करो, x is directly proportional to इन दोनों का प्रोडक्ट z क्यूब इंटू 1 अपॉन वाई, तो z क्यूब अपॉन 1 अपॉन रूट वाई, सॉरी, ये हो गया। इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू k इंटू जेड क्यूब अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वाई।
ठीक है। सो दिस इज आर रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड जेड, वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ अ कोन is directly proportional to its height, volume is directly proportional to height as well as square of the radius, so volume is also directly proportional to square of radius, ठीक है। तो अगर मैं कंबाइन करूं तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट इनटू रेडियस स्क्वायर, ठीक है। तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू के इंटू एच इंटू आर स्क्वायर, एच आर स्क्वायर नीचे लेके आओ, v अपॉन एच इंटू आर स्क्वायर इज अ कॉन्स्टेंट के। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं v1 अपॉन h1 इंटू r1 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 अपॉन h2 इंटू r2 का स्क्वायर। वॉल्यूम, हाइट और रेडियस में ये कंबाइंड रिलेशन आ जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं यहां पर। इफ द ओरिजिनल हाइट इज क्वाड्रुपल, तो ये जो नई हाइट है ना वो ओरिजिनल का क्वाड्रुपल मतलब 4 गुना हो जाए, तो ये हो जाए 4 टाइम्स ऑफ h1 एंड द ओरिजिनल रेडियस बिकम्स 1/4, तो ये जो r2 है ना वो ओरिजिनल का 1/4 हो जाए, तो यानी r1 का 1/4 हो जाए, तो r1/4 का स्क्वायर हो जाएगा। देन कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो वॉल्यूम हम मान लेते हैं ये पुराना जो नया वॉल्यूम है v2 है, पुराना वॉल्यूम v1 ही है, पुरानी हाइट h1 और पुराना रेडियस r1 स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो h1 से ये h1 कैंसिल आउट होगा, r1 स्क्वायर बनेगा, तो ये r1 स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे 4 का स्क्वायर यानी 16 बनेगा, और ये 16 इस 4 से कैंसिल आउट होके 4 बन जाएगा यहां पर। तो ये क्या आएगा, अपॉन में 4 आ रहा है, तो अपॉन में 4 जो है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पर बनेगा मेरे पास v1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ v2, ठीक है। रेडियस 1/4 किया था ना, करेक्ट। तो यहां से v2 जो है, v2 कितना आ गया 1/4 टाइम्स ऑफ v1, v2 आ गया 1/4 टाइम्स ऑफ v1। तो परसेंटेज जब आगे पढ़ेंगे तो इसको और डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी परसेंटेज नहीं पढ़ा है, तो सिंपली एक काम करो, v1 को मान लो 100, तो v2 कितना हो जाएगा, v2 हो जाएगा 25। तो वॉल्यूम पहले 100 था, 25 रह गया, तो कितना कम हो गया, 75 कम हो गया, हेंस परसेंटेज चेंज इज 75%। 100 से 25 रह गया, 100 पे 75 कम हुआ, राइट। 75 डिक्रीज ऑन अ बेस ऑफ 100, तो 75% का डिक्रीज हो गया ये। सो कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द कोन, -75% हो जाएगा ये, ठीक है। देख लो इसको, लिख लो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगेन वही जॉइंट वेरिएशन का एप्लीकेशन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज वेरीज विद द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस P मान लेते हैं। When the distance is constant and varies inversely with the square of the distance, तो force is directly proportional to 1/d square, यहां पर d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज, ठीक है। अब देखो ज्यादा फिजिक्स समझने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चंस में, जो लिखा है ना वेरिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखो। मुझे नहीं पता कि दो बॉडीज कैसी बॉडीज है, किस टाइप का फोर्स है, इन सब चीजों में जाने की जरूरत नहीं है। इग्नोर द फिजिक्स पार्ट ऑफ इट, जस्ट फोकस ऑन द वेरिएशन पार्ट, ठीक है, ठीक है। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर व्हेन द प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ मासेस इज कांस्टेंट, तो यहां से फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P अपॉन डी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पे आएगा F इंटू डी स्क्वायर अपॉन P विल बी अ कांस्टेंट, है ना, जॉइंट वेरिएशन में यही आ जाएगा। तो अब यहां से मैं बोल सकता हूं F1 इंटू D1 स्क्वायर अपॉन P1 इज इक्वल टू F2 इंटू D2 स्क्वायर अपॉन P2, यही बनेगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस एंड इनवर्सली टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। अब सिंपली वैल्यूज पुट कर दो यहां पर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज हुज प्रोडक्ट ऑफ मासेस 128 एंड आर सेपरेटेड बाय 4 यूनिट्स इज 512, तो ये हो गया F1 व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय 4 यूनिट्स, तो डिस्टेंस हो गया 4, उसका स्क्वायर होगा, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस इनिशियली इज 128, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, जब प्रोडक्ट ऑफ मास हो जाए 64, डिस्टेंस हो जाए 8 यूनिट्स, और तब निकालना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा। तो F2 की वैल्यू निकालनी है जब डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा 8 यूनिट्स, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर
एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस इज 64, ये हो जाएगा 64। चलो सॉल्व करते हैं। 128 जाएगा 64 से 2 टाइम्स, ठीक है। 4 स्क्वायर होता है 16, 16 जाएगा 2 से 8 टाइम्स, 8 स्क्वायर जाएगा 8 से 8 टाइम्स। तो यहां से हमें समझ में आता है कि ये 8 से डिवाइड कर दो, 512 जाएगा 8 से कितना टाइम्स, 8 क्यूब होता है ना 64। तो F2 जो है वो कितना आ गया, 64 यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है। सो द फोर्स इन द सेकेंड केस इज 64 यूनिट्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ये अच्छा क्वेश्चन है, स्लाइटली डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम व्हाट वी हैव डन सो फार। Monthly tariff of a DTH provider consists of two parts: a fixed part for providing the service and a variable part which varies with the number of channels opted for। ठीक है, तो जो बिल है ना, बिल या फिर टैरिफ बोलो, इसके दो पार्ट्स हैं, वन पार्ट प्लस अनदर पार्ट। एक पार्ट तो फिक्स्ड है और एक पार्ट है वेरिएबल। अब जो वेरिएबल पार्ट है ना वो क्या बोला हुआ है, इट वेरीज, वेरीज बोला है मतलब डायरेक्टली, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ चैनल्स। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई, आपके घर में एक कनेक्शन लगा है डीटीएच का, उसका एक फिक्स कॉस्ट आएगा, तो वो तो कनेक्शन लगाने का कॉस्ट है। इसके अलावा अगर जितने भी चैनल्स आपको देखने हैं, हर चैनल का कुछ पर्टिकुलर अमाउंट फीस और लगेगा। दो पार्ट्स में आपको फीस देनी है, एक फिक्स देनी है, भले ही आप चैनल कोई भी देखो या नहीं देखो, फिक्स्ड अमाउंट जो फीस है वो तो देना ही देना है। इसके अलावा जितने चैनल्स देखोगे, हर चैनल के हिसाब से उतना फीस आपको और एडिशनल देना पड़ेगा। तो यहां पर जो मेरा टैरिफ है या बिल है, दैट विल बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, उसको एफ मान लेते हैं, प्लस अब वेरिएबल कॉस्ट जो है, समझो इसको, वेरिएबल कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ चैनल्स, तो वेरिएबल कॉस्ट विल बी के इंटू सी, वेर के सम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। लॉजिकली समझो तो इसको, पर चैनल की जो कॉस्ट है वो के रुपीज है, तो सी चैनल्स की टोटल कॉस्ट हो जाएगी के इंटू सी, तो ये हो जाएगा एफ प्लस स्मॉल के इंटू सी, यानी नंबर ऑफ चैनल्स। ये आ गया मेरे पास बिल में फिक्स कॉस्ट में और वेरिएबल कॉस्ट में रिलेशन। अब आपसे ये बोला है कि मंथली टैरिफ ऑफ 2 कस्टमर्स फॉर ऑप्टिंग 30 एंड 50 चैनल्स है 700 900। 30 चैनल्स की मंथली कॉस्ट है 700 रुपीज, तो भाई बिल 700 है, विच विल बी इक्वल टू मंथली फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इंटू नंबर ऑफ चैनल्स। वेरिएबल मतलब के कॉस्ट पर चैनल इंटू नंबर ऑफ चैनल्स जो कि है 30। तो इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। वहीं कॉस्ट आएगी 900 जब आपकी फिक्स कॉस्ट एफ है और चैनल्स कितने हैं 50, तो ये हो जाएगा एफ प्लस के इंटू 50। ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। अब देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा हो गया, ये दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल्स हैं, सॉल्व कर सकते हो ना आप इसको इजीली, बिल्कुल कर सकते हो। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दे, तो 900 माइनस 700 इज 200, विच इज f माइनस एफ इज 0, 50k माइनस 30k इज 20k। तो यहाँ से k की वैल्यू कितना आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो पहली बात k की वैल्यू आ गई 10। अब k की वैल्यू 10 इधर या इधर कहीं भी रख दो, मैं यहाँ रख देता हूँ 10, तो 10 इंटू 30 300, 300 इधर माइनस होगा, 7 माइनस 300 इज 400, तो f की वैल्यू कितना आ गई 400। तो भाई फिक्स्ड कॉस्ट भी आ गई और कॉस्ट पर चैनल भी आ गई। तो अब अगर मुझे कितने भी चैनल्स देखने हो, उसका मैं टोटल कॉस्ट या टोटल टैरिफ मंथली निकाल सकता हूं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड दी मंथली टैरिफ फॉर 60 चैनल्स। तो मंथली टैरिफ या बिल क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट एफ जो कि है 400 रुपए, प्लस कॉस्ट पर चैनल विच इज 10 रुपीज, इंटू नंबर ऑफ चैनल्स जो कि है 60 रुपए। तो ये 600 प्लस 400 ये कितना हो गया 1000। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1000 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को करने का एक स्लाइटली डिफरेंट तरीका बताता हूँ। ये सब इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट पहले इतना देख लो, लिख लो, समझ लो, फिर आगे बताता हूँ। तो ये सब हटाओ यहाँ पर, ठीक है, इसको भी हटा दो। अब देखो यहाँ पर ये पार्ट तो चेंज हो नहीं रहा, तो इसको हटाओ। यहां पर आपने 20 चैनल एक्स्ट्रा देखे, 20 चैनल्स एक्स्ट्रा देखने के कारण आपकी कॉस्ट कितनी बढ़ गई, 200 रुपए बढ़ गई। सिंपल सी चीज है। लेकिन अब क्वेश्चन बात आपसे चाहता क्या है कि कॉस्ट निकालो जब चैनल कितने हो 60, तो 60 चैनल की टोटल कॉस्ट क्या होगी, एफ प्लस के इंटू 60।
फाइन। तो आप समझो यहाँ 50 की जगह 60, मतलब कितने चैनल्स एक्स्ट्रा देखने हैं आपको? 10 चैनल्स और एक्स्ट्रा देखने हैं। तो भाई 20 एक्स्ट्रा चैनल की कॉस्ट 200 रुपए थी, तो 10 एक्स्ट्रा चैनल की कॉस्ट कितना होगी? 100 रुपए होगी। तो 900 प्लस 100, ये वैल्यू कितना हो जाएगी? 1000 हो जाएगी। ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, इसमें कुछ भी इक्वेशन सॉल्विंग वगैरह नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर द टोटल कॉस्ट हियर इज 1000 रुपीज। फाइन। और अब चलते हैं टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो and probably the toughest of the questions that we have discussed so far. Pause the video, एक बार खुद से ट्राई करो, बहुत अच्छा सवाल है, and then we'll have a look at the solution. तो अब इस क्वेश्चन में देखो है क्या? An engine pulls railway coaches, ठीक है भाई. The unloaded engine runs at a speed of, okay, ठीक है. तो देखो ये रेलवे ट्रैक है, अब एक इंजन है, ठीक है, ये इंजन है। अब अगर ये खाली सिर्फ इतना इंजन ही है, सिर्फ ये चलेगा तो अपनी फुल स्पीड में चलेगा। लेकिन अगर आपने इसमें एक बोगी अटैच कर दी, ठीक है, तो क्या ये उसी स्पीड पे चल पाएगा? नहीं, इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। एक और बोगी अटैच करोगे तो इसकी स्पीड और थोड़ी सी कम हो जाएगी। एक और बोगी अटैच करोगे या कंपार्टमेंट ऐड करोगे तो और कम। तो जैसे जैसे कंपार्टमेंट्स ऐड करते जाओगे इसकी स्पीड कम होती जाएगी। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं कि जो फाइनल स्पीड है, फाइनल स्पीड जो होगी पूरी ये ट्रेन की, वो होगी इंजन की कुछ फुल स्पीड माइनस जितना स्पीड में रिडक्शन आ रहा है, ठीक है ना, जितना रिड्यूस हो रही है। ये रिलेशन समझ में आया होपफुली। फाइनल स्पीड जो है ना, वो फुल स्पीड में से कितना रिड्यूस कर रहे हैं वो हटा दो तो वो फाइनल स्पीड बन जाएगी। अब ये जो रिडक्शन इन स्पीड है, उसके बारे में बोला हुआ है कि देखो फुल स्पीड तो कितना दी हुई है? 120। फुल स्पीड आपको दी हुई है 120 किलोमीटर्स पर आवर, एंड द रिडक्शन इन स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ रूट ऑफ नंबर ऑफ कोचेस पुल्ड। तो कोचेस, नंबर ऑफ कोचेस जो अटैच है ना, जैसे 3 तो यहां दिख रहे हैं, कुछ और भी हो, C मान लो, तो नंबर ऑफ कोचेस अगर C है तो रिडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ रूट ऑफ नंबर ऑफ कोचेस अटैच्ड। तो ये जो रिडक्शन इन स्पीड है दैट विल बी इक्वल टू K इंटू फोर्थ रूट ऑफ C, ये हो जाएगा। तो यहां जो हमारी फाइनल स्पीड की इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? फुल स्पीड जो कि है 120 माइनस K इंटू फोर्थ रूट ऑफ नंबर ऑफ कोचेस अटैच्ड। ये है मेरी फाइनल और या फिर रिलेशन बिटवीन फाइनल स्पीड, फुल स्पीड एंड नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स। बस यहां पर मुझे क्या नहीं पता? K की वैल्यू नहीं पता है अभी, तो उसके लिए एक डेटा सेट दिया है। When 16 coaches are attached, the speed drops to 100. तो फाइनल स्पीड क्या हो जाती है? 100 when the number of coaches attached is 16. तो रिलेशन क्या बनेगा? 100 is full speed minus K times the fourth root of compartments attached. 16 होता है 2 की पावर 4, तो फोर्थ रूट ऑफ 16 हो जाएगा 2, तो ये हो गया 120 माइनस K इंटू 2 यानी 2K विच इज इक्वल टू 100। तो 2K इधर आएगा विच इज 120 माइनस 120, तो K की वैल्यू कितना हो गई? 10 हो गई। K की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10। अब K की वैल्यू 10 हो गई तो मेरा जो रिलेशन है ना बिटवीन फुल स्पीड, फाइनल स्पीड एंड कंपार्टमेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा? फाइनल स्पीड is 120 minus K which is 10 into fourth root of C। ये रिलेशन हो गई मेरी फाइनल स्पीड के लिए। फाइनल स्पीड ऐसे कैलकुलेट, अगर मुझे नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स पता है तो इस तरीके से मैं फाइनल स्पीड निकाल सकता हूं। अब पूछा क्या है? व्हाट विल बी द स्पीड व्हेन 81 कोचेस आर अटैच्ड? तो सिंपल सी है बात भाई, फाइनल स्पीड जो है वो कितना हो जाएगी? 120 माइनस 10 टाइम्स फोर्थ रूट ऑफ नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स जो कि है 81। 81 होता है 3 की पावर 4, तो फोर्थ रूट ऑफ 81 हो जाएगा 3। तो ये हो गया 120 माइनस 10 इंटू 3 30 विच कम्स आउट टू बी 90। तो अगर 81 कंपार्टमेंट्स अटैच्ड हैं तो फाइनल स्पीड कितना हो जाएगी? 90 हो जाएगी। यहां पर बढ़िया सा सवाल है ये, थोड़ा सा इसमें आपका ये सिंपल सा लॉजिक यूज हो गया कि जैसे जैसे कंपार्टमेंट्स ऐड होते जाएंगे स्पीड कम होती जाएगी। ठीक है, तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ रेशियो, प्रपोर्शन एंड वेरिएशंस।
From the next class onwards, we'll be looking at the chapter of simple equations and then subsequently percentage profit and loss and so on. Thank you and all the best. Bye.